सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसटी के। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो एग्ज़ाम का जो डेट आने वाला था वो डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है ना, ऑलरेडी 4-5 दिन हो चुका है, आपको पता चल चुका होगा। तो अब हम लोग को कैसे करना है, अब हम लोग को कैसे पढ़ाई करना है, कैसे क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। कोई भी नया थ्योरी जो है ना, नया चीज़ पढ़ने का कोशिश मत कीजिए। जो भी आप पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, उसका क्वेश्चंस लगाइए, मॉक लगाइए, फिर हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए। हम पीवाईक्यू का वही सीरीज़ लेकर आए हैं, उसी टाइप का सीरीज़ जिसमें कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जैसा कि लिख दिए हैं 20 का 100, मतलब ये हो गया। इसका मतलब ये हम थोड़ा सा बनाने का कोशिश किए फनी, 20 का 100, 20 का 100। इसका मतलब ये हो गया ना लिटरली कि हम 20 क्वेश्चंस अगर करवा रहे हैं ना, समझ के आप सोचिए कि अगर हम 20 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं है, वो 100+ आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, चाहे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वो इंफॉर्मेशंस भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, उससे भी क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चंस देखिए कहीं से भी बन सकता है। और ऐसे भी आरआरबी वगैरह का जो है ना, एनटीपीसी वगैरह का जो साइंस का जो पेपर होता है ना, साइंस का पेपर, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डीप पूछ लेता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा ना, पूरा का पूरा केमिस्ट्री पर होगा। ठीक है, ये केमिस्ट्री में हम लोग 20 क्वेश्चन से 100+ चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। उसमें बहुत सारा फैक्ट होगा, बहुत सारा चीज़ होगा, वो सबको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, दैट्स वाई हम यहाँ पर ये क्या बनाए, 20 का 100 सीरीज। ओके, ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशली है, तो आप ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ आरआरबी लिखा हुआ है तो ये एसएससी में काम नहीं आएगा, एसएससी लिखा हुआ है तो आरआरबी में काम नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सबका दोनों का जो पेपर होता है ना, वो लगभग मतलब दोनों का पेपर कंडक्ट करने का जो अथॉरिटी है टीसीएस ही करवाती है, तो दोनों सेम है। तो लगभग दोनों का फॉर्मेट भी सेम है, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट भी सेम ही होता है। तो आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स और कोई भी तरह का दिमाग में ये खचर पचर रखने का जरूरत नहीं है। आप सीधा का सीधा क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चंस का मॉक लगाइए, देखिए आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं ना, वो सारा का सारा जरूर कवर कीजिए। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लाइक रामबाण। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था, इसलिए हम थोड़ा सा दे दिए यहां पर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे कि 1 2, ठीक है ना, कि आपको लगे कि हाँ चलो ठीक है 5 क्वेश्चन हो गया, आप थोड़ा देर के बाद देखेंगे, 10 क्वेश्चन हो गया, बहुत देर के बाद देखेंगे, थोड़ा देर के बाद देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम क्वेश्चन नहीं लिखे, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे, सीधा क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशंस, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 20 का 100 सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन में ऑक्सीजन का कितना एटम होता है। ऑप्शंस यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 1 2 4। तो यहाँ ओजोन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो O3 होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन कितना होता है भाई, तो 3 एटम होता है। तो यहाँ पर लिखे हम, इसलिए आंसर भी दे दिए हैं। 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ओजोन का एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होता है। डिनोटेड केमिकली कितना होता है, O3। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, तो O3 से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ पेल ब्लू गैस, पेल ब्लू गैस होता है, ध्यान में रखिएगा, ब्लू कलर का आप बोल सकते हैं। विथ अ डिस्टिंक्टिवली पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल थोड़ा सा इरिटेटिंग, चाहे सड़ा हुआ बोल सकते हैं, पंजेंट स्मेल हो गया। इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप हो गया। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके से रिलेटेड देख लेते हैं। तो ओजोन लेयर के बारे में, अगर ओजोन है तो ओजोन लेयर के बारे में भी समझेंगे। तो ओजोन लेयर इज अ रीजन इन अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर। अर्थ का स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना, जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है, वहाँ स्ट्रेटोस्फेयर दैट ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट। सन से आने वाला जितना भी अल्ट्रावायलेट रे है, वो सबको क्या करता है, वो अब्जॉर्व कर लेता है, रेडिएशन से बचाता है। ओजोन डिप्लेशन होता है। सर्टेन ह्यूमन मेड केमिकल्स सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कैन डिप्लेट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को डिप्लेट कौन सा कर रहा है भाई, कौन कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, लीडिंग टू इंक्रीज यूवी रेडिएशंस रीचिंग द अर्थ सर्फेसेस। ठीक है ना, जो क्या कर रहा है भाई, तो ओजोन लेयर को खराब कर रहा है। और ओजोन जो होता है ना, वो धीरे धीरे उसका लेयर होल जो होता है ना, वो बड़ा होते जा रहा है, और यूवी रेडिएशंस धरती पर आता जा रहा है। एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन हैज 2 मेन एलोट्रॉप्स, डाई ऑक्सीजन दैट इज O2 विच इज द कॉमन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन वी ब्रीथ। यानी कि हम लोग जो ब्रीथ करते हैं ना, वो किस फॉर्म में होता है, O2, और ओजोन जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज O3।
ठीक है, इंपॉर्टेंट जी के रिलेटेड टू द क्वेश्चन से भी कुछ इंपॉर्टेंट जी के हम दे दिए यहाँ पर। ओजोन इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन स्प्लिट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 इनटू इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स। जब अल्ट्रावायलेट रेज आता है ना, तो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स होता है O2, ठीक है ना, जो कि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन O2 को ना वो इंडिविजुअली ब्रेक कर देता है, और दीज सिंगल्स ऑक्सीजन एटम्स एंड रिएक्ट विथ अदर ऑक्सीजन, यही दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ओजोन बना लेता है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखो कितना अच्छा चीज़ है कि यूवी रेज के थ्रू ओजोन टूट रहा है और ओजोन से ओजोन 3 बन रहा है, ठीक है ना, सॉरी, ऑक्सीजन से ओजोन 3 बन रहा है और वो ओजोन 3 यूवी रे को रोक रहा है। तो ध्यान में रखना है। ओजोन हैज़ वेरियस इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग वाटर प्योरिफिकेशंस, ब्लीचिंग, डिसइंफेक्शंस, फिर रेफ्रिजरेशन, ये सब में यूज़ होता है ना। ध्यान में रखिएगा। तो सॉरी, रेफ्रिजरेशन में तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना। ओजोन का यूज़ होता है वाटर प्योरिफिकेशंस में, ब्लीचिंग में, फिर डिसइंफेक्शंस में। तो अब आप हमको कमेंट में जरूर ये चीज़ बताइएगा कि आपको एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चंस मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 10 मिला। हम मिनिमम 5 लेके चल रहे हैं, तो अगर 5 भी मिल रहा है, तो अगर 20 कर रहे हैं तो 20 का कितना हो गया, 100 हो गया। इसलिए हम 20 का 100 सीरीज नाम रखती है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन उससे रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेम द एलिमेंट्स विच हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 है, मतलब 8, 2, 10 और 7, 17। 17 किसका होता है भाई, तो हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया। तो ये बताना है हमसे, नेम द एलिमेंट विच हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसका है भाई, तो क्लोरीन का। तो क्लोरीन हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, मीनिंग इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। और लास्ट वाला क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है ना। आउटर मोस्ट सेल में ये 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसको स्टेबल होना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, तब जाकर इसके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 7 दे नहीं सकता है, वो एक लेगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान में रखेगा, एक लेगा वो, है ना। तो एक लेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा निगेटिव, क्लोरीन निगेटिव आयंस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो लेता है ना वो निगेटिव होता है और जो देता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। जो लेता है वो निगेटिव हो जाता है और जो देता है वो पॉजिटिव रहता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए भाई, इससे रिलेटेड कुछ जीके देख लेते हैं। हैलोजन ग्रुप में आता है, क्लोरीन बिलोंग्स टू द हैलोजन ग्रुप, ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हैलोजन ग्रुप और ग्रुप 17 ध्यान में रखना है। हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। हैलोजन जो होता है ना वो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होता है, रिएक्टिव होता है बहुत ज़्यादा, बट वो नॉन मेटल्स होता है। पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ऑर्डर बाय देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस एंड रेकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, ये सब चीज़ लिखा हुआ होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, दैट पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स। मतलब ये हो गया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल, जो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है ऑफ एन एटम दैट पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स, और जो पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल बॉन्डिंग में, ओके। नेक्स्ट में आते हैं। एलिमेंट्स विथ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है टू अचीव अ स्टेबल ऑक्टेट कन्फिग्रेशंस मेकिंग देम गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लेता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, ध्यान में रखना है। देखिए छोटा छोटा चीज़ है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस। क्लोरीन क्या होता है भाई, तो ग्रीनिश येलो गैस होता है एट रूम टेम्परेचर एंड हैज़ अ पंजेंट इरिटेटिंग ऑर्डर। पंजेंट वही थोड़ा सा सारा टाइप का और इरिटेटिंग ऑर्डर होता है उसका। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। एंड इन द प्रोडक्शंस ऑफ वेरियस केमिकल्स को बनाने में भी इसका काफ़ी यूज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोरीन से रिलेटेड। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड ए और एन, ठीक है ना। पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या कहलाता है भाई, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या कहलाता है, केटायन कहलाता है। अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड केटायन। केटायन हैव मोर प्रोटॉन्स दैन इलेक्ट्रॉन्स। को केटायन में क्या होता है, प्रोटॉन ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, काफ़ी कम होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कम होगा, प्रोटॉन ज़्यादा होगा। एंड आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स लूज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। और ये कब फॉर्मेशन होता है, जब कोई एटम
इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो जैसे ही लूज करता है ना, तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिवली आयन बन जाता है, क्योंकि वो किसी को दे रहा है। तो जिसके पास ज़्यादा होता है वही देता है, तो उसको पॉजिटिविटी ही आता है, उसको उस पर पॉजिटिव शाइन आ जाता है। आयंस के बारे में बात करते हैं तो आयंस आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट हैव अ नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयंस क्या हो गया कि कितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, उसी के बेसिस पर उस पर आयंस आता है, पॉजिटिव और निगेटिव, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। एनायन क्या होता है, एनायंस आर निगेटिवली चार्ज आयन, ये निगेटिवली चार्ज आयन होता है, फॉर्म्ड व्हेन एन एटम्स गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है भाई, जब एटम्स गेन करता है तो उस पर एनायन हो जाता है, यानी कि वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, तो एटम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर करने का मतलब क्या, एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसमें न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स क्या होता है, नो चार्ज, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स दैट इज निगेटिव चार्ज। ध्यान में रखिएगा, द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन टिपिकली अकर्स विथ मेटल, है ना, कैटायन हमेशा बनता है मेटल्स के साथ, विच टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए ऑक्टेट पूरा करता है, दैट्स वाई वहाँ पर आपका क्या बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बन जाता है, और ये हमेशा मेटल्स में होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कैटायंस प्ले क्रूशियल रोल्स इन मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैटायंस जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, सच एज अ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। सोडियम जैसे हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम आयंस हो गया, ये सब हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट्स वाई यहाँ पर बोला गया है बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये सब चीज़। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन से देखिए कितना इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाता है। ओके, चलिए भाई, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल द साइंटिस्ट हैव नेम्ड। दुनिया में हर चीज़, यानी कि पूरे यूनिवर्स में जो चीज़ बना हुआ है, साइंटिस्ट को क्या नाम दिया है, दैट इज मैटर। उसको क्या बोला गया है, मैटर बोला गया है। Everything in the universe is made up of matter. The 5 phases of matter are solid, liquid, gas, plasma. ठीक है ना, and the 5th state is the man-made Bose-Einstein condensate. 5 स्टेट हो गया है टोटल। पहले हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस ही पढ़ते थे, अब प्लाज्मा भी हो गया है, और अभी जो मैन मेड जो बना है मैटर, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC कहा जाता है उसको। ठीक है, समझ लेते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, द 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर ऑब्जर्व्ड इन एवरीडे लाइफ आर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ये फंडामेंटल स्टेट है, नेचुरली है ना। बट एक मैन मेड भी आ गया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC इज अ स्टेट ऑफ मैटर ऑफ अ डाइल्यूट गैस ऑफ बोसोन कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है ना, डाइल्यूटेड गैस है वो, और बहुत क्लोज है 0 केल्विन के, एब्सोल्यूट 0 केल्विन होता है ना, उसके नीचे का टेम्परेचर नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान में रखिएगा, ये भी अक्सर हम हीट का क्लास भी लिए थे ना, तो उसमें भी ये सब चीज़ डिस्कस किया हुआ है ना। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस, अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लाज्मा में ना कुछ पार्टिकल्स होता है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और आयंस होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इधर उधर मूव कर रहा है, और आयंस है ना, वो प्लाज्मा हो गया। आप ऐसे समझ लो, प्लाज्मा जैसे सन जो है ना, वो एक प्लाज्मा का फॉर्मेट है ना। आग जो होता है ना, आग जो निकलता है, आग जो देखते हैं हम लोग, वो जो उसमें येलो कलर का जो आग दिख रहा होता है हम लोग को, येलो कलर का जो फ्लेम दिख रहा होता है ना, वो सॉलिड है ना, वो लिक्विड है ना, वो गैस है ना, वो हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है ना, तो उसको उसी को कहा गया है, मतलब लॉट्स ऑफ फॉर्म में सन में देखते हैं, तो उसी को प्लाज्मा बोला गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्लाज्मा हो गया। इंपॉर्टेंट जीके रिलेटेड टू द क्वेश्चंस क्या हो गया, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम जिसमें होता है। द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैटर के बारे में पढ़ना है, तो मैटर के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सिंपली है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मैटर। दैट्स वाई यहाँ पर कहा गया है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल दैट साइंटिस्ट हैव नेम्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स सो दैट बोथ कैन अचीव अ कंप्लीटली फिल्ड शेल। तो कौन सा शेल भाई, तो आउटर मोस्ट शेल होता है
है ना, ये आउटर मोस्ट सेल में होता है। आउटर मोस्ट वाला सेल ही तो पार्टिसिपेट करता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होता है वही तो बाहर जाता है, अंदर आता है, चाहे उसमें जो भी आने लायक होता है तो आ जाता है, जाने लायक होता है तो चला जाता है। Outermost covalent bonds are formed by the sharing of electrons between two atoms, so the both can achieve a completely filled outermost cell. completely filled होगा octet या duplet. octet में क्या होगा भाई, तो outermost cell में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और outermost cell में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है सिर्फ पहला के लिए, और बाकी सबके लिए क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अगर हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। केमिकल बॉन्ड्स क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स आर अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स और आयंस टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स एंड क्रिस्टल्स। ठीक है ना, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रहा है अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड्स एटम। एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एटम्स को, आयंस को, ठीक है ना, किसी भी मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टल्स वगैरह में बांध कर रखता है। ओके, ऑक्टेट रूल क्या हो गया, ये तो हम समझा चुके हैं। द ऑक्टेट रूल स्टेट दैट एटम्स टेंड्स टू गेन और लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अचीव अ फुल वैलेंस शेल। ठीक है ना, विथ 8 इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू द नोबेल गैस। नोबेल गैस जैसा बनना चाहता है कोई भी एलिमेंट, बोलता है कि नोबेल गैस बहुत स्टेबल है, हमको वैसा बना दो। वैसा बनने के लिए उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 8। तो या तो वो ले लेता है, या तो दे देता है, या तो शेयरिंग कर लेता है। तो ये चीज़ होता है, दैट्स वाई ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में देखते हैं तो कितना होता है, 3 टाइप्स। द मेन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इंक्लूड कोवैलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स एंड मेटालिक बॉन्ड्स। ये मेन है, कोवैलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स एंड मेटालिक बॉन्ड्स। ध्यान में रखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड्स टिपिकली अकर बिटवीन द नॉन मेटल एटम्स। नॉन मेटल एटम्स के साथ हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है। एंड द स्ट्रेंथ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब डिपेंड करता है कि कोवैलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। सिंगल बॉन्ड से है तो सिंगल पेयर से बना होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल पेयर से बना होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल पेयर से बना होगा। तो डिपेंड करता है कि सिंगल है तो थोड़ा सा कमज़ोर कम होगा, डबल है फिर ट्रिपल है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, लैक्टिक एसिड इज अ डैश कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बारे में यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा रहा है। लैक्टिक एसिड बिल्डअप कैन रिजल्ट इन मसल पेन, क्रैम्प्स, मस्कुलर फटीग एंड थोड़ा सा और लिखा हुआ है कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड, ये सब चीज़ है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना, ये 3 कार्बन से बना हुआ होता है। जैसा कि इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O3, C3H6 और O3। ठीक है, ये लिखा हुआ है सीधा नंबर के फॉर्मेट में, क्योंकि नंबर नीचे कैसे लिखा था ये हमको पता नहीं है, इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं। इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट जीके क्या है इससे रिलेटेड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो माइनस नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर, दैट इज बॉन्ड COOH बॉन्ड का होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन के फॉर्म में। फर्मेंटेशन होता है ना, कोई भी चीज़ को रख देते हैं तो कुछ देर के बाद वो फर्मेंटेट कर जाता है, जैसे दही हो गया, ये सब चीज़। इन मसल्स व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज लिमिटेड, जब ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड हो जाता है तब ये फर्मेंटेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, द सॉ टेस्ट एंड थिकन टेक्सचर्स ऑफ कर्ड आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से हो जाता है बाई द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेटिंग लैक्टोज, मिल्क शुगर, जो मिल्क शुगर को फर्मेंटेट कर देता है। Lactic acid is also used in various industrial applications including food preservations and productions of biodegradable plastics. ये सब चीज़ बनाने के लिए भी यूज़ हो जाता है। The buildup of lactic acid in muscle was previously thought to the primary cause of muscle soreness after exercise, but current research suggests that फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। जैसे क्रैम्प वगैरह बॉडीज़ में आता है ना, जो जिम वगैरह जाते होंगे तो आपको पता होगा, जो ट्रेनर होता है वो भी बोलता है कि ठीक है, वो जब क्रैम्प वगैरह आता है ना तो वो बोलता है कि बॉडी में लैक्टिक एसिड बना है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ होता है, जैसा कि ऊपर में भी मेंशन किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखे थे ना, कहाँ गया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस एनारोबिक, ये हो गया मसल सोरनेस, है ना, मसल सोरनेस वगैरह ये सब चीज़ हो गया। लैक्टिक एसिड बिल्डअप कैन रिजल्ट मसल पेन, क्रैम्प्स, मस्कुलर फटीग, ये सब सारा चीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं, व्हाट इज़ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रूबी जेमस्टोन। रूबी जेमस्टोन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O
3. The chemical composition of the ruby gemstone is aluminium oxide Al2O3. A ruby is a pink to blood red colored gemstone. A variety of the mineral corundum, corundum बोलते हैं उसको, ठीक है ना, जो कि aluminium oxide ही होता है. Aluminium oxide is amphoteric. Amphoteric का मतलब हो गया जो बेस और एसिड दोनों से रिएक्ट करता है, ठीक है. जेमस्टोन क्या होता है? जेमस्टोन्स आर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स चूजन फॉर द ब्यूटी एंड ड्यूरेबिलिटी दैट कट एंड पॉलिश्ड फॉर द यूज इन ज्वेलरी. ज्वेलरी में यूज किया जाता है जेमस्टोन्स का. कोरंडम क्या होता है? कोरंडम इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है. सेकेंड हार्डेस्ट नेचुरली अक्रिंग मिनरल आफ्टर डायमंड. डायमंड के बाद सेकेंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसा कि बताई दिए, रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर. इंपॉर्टेंट फॉर जीके, इंपॉर्टेंट क्या हो गया इससे रिलेटेड कुछ और. द रेड कलर ऑफ रूबी इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम इम्प्योरिटीज विद इन द एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. तो क्रोमियम इम्प्योरिटीज के वजह से उसका कलर रेड हो जाता है. सफायर इज अनदर जेमस्टोन जिसको शायद पुखराज बोलते हैं हिंदी में. जेमस्टोन वेराइटी ऑफ कोरंडम विथ डिफरेंट कलर रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंट ट्रेसेस एलिमेंट इम्प्योरिटीज. तो ध्यान में रखिएगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स हो जाता है ना, जैसे सेकेंड हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग मटेरियल हो गया, है ना, मिनरल आफ्टर डायमंड. नेक्स्ट में आते हैं. नेक्स्ट क्या है भाई? तो व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ लीड? Pb. तो हम लोग तो ऐसे भी जानते हैं, यहाँ लीड Pb लिख भी दिए हैं और यहाँ Pb है भी, है ना. द केमिकल सिंबल ऑफ लीड इज Pb. द केमिकल सिंबल फॉर द जिंक, आयरन, मैंगनीज, ये सब किसका है? तो Pb, जिंक, ये आयरन हो गया, ये मैंगनीज हो गया. क्लियर है? केमिकल सिंबल क्या होता है भाई? तो केमिकल सिंबल्स आर एब्रीविएशंस यूज इन केमिस्ट्री फॉर केमिकल एलिमेंट्स. केमिकल एलिमेंट्स को सिंबलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है. 1 और 2 लेटर्स फ्रॉम लैटिन अल्फ़ाबेट्स और फर्स्ट, ये सब लैटिन अल्फ़ाबेट से हो गया, चाहे वो इंग्लिश लेटर्स भी हो गया, ये सब चीज़ नेम्स के अकॉर्डिंगली भी होता है. जैसे अगर मान लीजिए जिंक है तो जिंक का Zn हम लोग लिख देते हैं, है ना. और जैसे अगर मान लीजिए गोल्ड का है तो गोल्ड का हम लोग Au लिखते हैं. क्यों Au लिखते हैं? क्योंकि इसका जो लैटिन नेम क्या है भाई? ऑरम है. तो गोल्ड को ऑरम बोलते हैं और उन्हें वहीं से Au भी लिख लेते हैं. लीड हो गया. लीड इज डेंस, सॉफ्ट, मैलेबल एंड डक्टाइल पोस्ट ट्रांजिशन मेटल विद द ब्लूइश वाइट कलर दैट tarnish to a dull grey when exposed to air. लीड वगैरह का बॉल एक्सपेरिमेंट में या लैब वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. पेंडुलम जो बना होता है ना, पेंडुलम का जो बॉब जो होता है ना, वो लीड से ही बना हुआ होता है. अदर सिंबल्स, जिंक तो हो ही गया, मेटालिक केमिकल एलिमेंट हो गया, फिर आयरन हो गया, एलिमेंट का एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट में बहुत मात्रा में है ना. मैंगनीज सिंबल फॉर मैंगनीज हो गया, हार्ड ब्रिटल सिल्वरी ग्रे मेटल. हार्ड होता है, ब्रिटल भी होता है ना, ये सब चीज़. जिंक वगैरह, मैंगनीज वगैरह का यूज़ तो हम लोग देखते ही हैं. जैसे जिंक बैटरी के जो कैप होता है ना, उसमें टर्मिनल एज अ टर्मिनल यूज़ किया जाता है. ठीक है. Pb इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है भाई? तो प्लम्बम है. तो प्लम्बम से Pb लिया गया है, लीड से Le नहीं लिख दिया गया. लीड हैज़ बीन यूज फॉर ह्यूमंस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, बैटरीज एंड सोल्डरिंग. सोल्डिंग होता है ना, जो हम लोग जाते हैं, टीवी भी खराब हो जाता है तो मदरबोर्ड है चाहिए, वो सोल्डिंग जो है, सोल्डिंग आयरन जो होता है ना, उसमें लीड का यूज़ किया जाता है. ड्यू टू टॉक्सिसिटी इट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इन मेनी एरियाज. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होता है, दैट्स वाई इसको रिड्यूस किया जाता है, मतलब हटा के रखा जाता है, साइड में रखा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट. तो कार्बन एटम है और वो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन है, तो होगा कितना भाई? 4 ही होगा. 4. देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम इन ग्रेफाइट. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है भाई? तो कार्बन एग्जिस्ट इन सेवरल एलोट्रॉपिक फॉर्म्स इंक्लूडिंग ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरिन्स, ग्राफीन. ये सब क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप्स है, ध्यान में रखिएगा. ईच विद डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, अलग अलग वेराइटीज में फॉर्म में यूज हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम्स. क्यों ऐसा है? क्योंकि कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग है. जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो बॉन्डेड टू 3 अदर, एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से अटैच किया हुआ है, जिसको हेक्सागोनल लैटिस भी बोलते हैं, ध्यान में रखना है. दीज लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वाल फोर्स. तो ये जो कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है ना, वो कौन से फोर्स के थ्रू जुड़ा हुआ होता है? दैट इज वीक वंडर वाल फोर्स. ध्यान में रखना है नाम ये, है ना. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं. एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के बाद 2 और 4 समझ में निकल कर आता है. तो 2 और 4 हो गया, तो आउटर मोस्ट में 4, दैट इज टेट्रावैलेंट हो गया.
द लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया इन ग्रेफाइट अकाउंट फॉर इट्स। अब देखो ग्रेफाइट का यूज़ होता है लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के फॉर्म में। पेंसिल जो होता है ना वो भी ग्रेफाइट का ही बना हुआ होता है, पेंसिल का जो लीड होता है ना। डायमंड, अनदर एलोटॉप ऑफ कार्बन हैज़ ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विच ईच कार्बन एटम इज बॉन्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे हार्ड मैटर अगर देखा जाए मिनरल के फॉर्म में, है ना, वो कौन सा है भाई, तो डायमंड ही है। और ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन प्रोटियम। अब प्रोटियम क्या है भाई, तो प्रोटियम क्या हो गया, हाइड्रोजन का पहला, यानी कि हाइड्रोजन का एलोट्रॉप जो होता है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो उसमें प्रोटियम पहला आ गया, है ना। क्या है देख लेते हैं, तो इसमें प्रोटियम में कितना होगा भाई, तो 0 होता है न्यूट्रॉन। देख लेते हैं क्यों, प्रोटियम हाइड्रोजन 1 H1 है, यानी कि एटॉमिक नंबर इसका 1 हो गया। हाइड्रोजन है 3 मेन आइसोटोप्स, जिसमें प्रोटियम में 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन होता है, ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है ना। प्रोटियम तो हो गया नॉर्मली, और ड्यूटेरियम हो गया, और ट्राइटियम बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अगर बात करते हैं, तो एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, जो कि होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। वाइल द मास नंबर A रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, मास बन जाता है, दैट इज A, और इसको हम लोग सिंबलाइज A से करते हैं। न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल विथ नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, एंड मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसको कंपेरेबली अगर देखा जाए तो सेम मान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में है प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, सबसे कॉमन है, कंटेनिंग अकाउंटिंग फॉर अबाउट 99.985%, यानी कि हम लोग को जितना नेचुरली में मिल रहा है, नेचर में मिल रहा है हाइड्रोजन, वो क्या है भाई, तो प्रोटियम ही है, 99.985। The difference between protium, deuterium, tritium lies in the number of neutron in their nuclei. All three have one proton and one electron. One proton और one electron होता है सारा का सारा तीनों में। ओके, और ये भी ध्यान में रखना है कि ये अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट में क्वेश्चंस क्या है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करने वाला कौन था भाई, तो J.J. थॉमसन। तो J.J. थॉमसन डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज इन 1897 J.J. थॉमसन डिस्कवर द फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो J.J. थॉमसन 1897 में डिस्कवर किया, है ना, किसको भाई, तो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। द इलेक्ट्रॉन बाय रिसर्चिंग कैथोड रेज टू एक्सप्लेन टू न्यूट्रलिटी ऑफ एटम्स, Thomas proposed a model of an atom which is negative electrons and scattered through a sphere of positive charge। ये अपना कुछ मॉडल अपना बताए थे, जिसमें हम लोग पढ़ लेते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, ये सब सारा चीज़, है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स देख ही चुके हैं। द मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज क्या होता है, कैथोड आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व्ड इन वैक्यूम ट्यूब्स, देयर स्टडी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही कैथोड रे की वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भी हो पाया था। प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल हो गया, मतलब एक जैसे तरबूज समझ ली, तरबूज में बीच बीच में जगह जगह पर सीड होता है, तो ये सीड हो गया अलग, और ये वाला जो लाल लाल कलर का जो होता है ना मसल, जिसको हम लोग खाते हैं, है ना, वो पार्ट, वो वाला हो गया अलग। वही चीज़ यहाँ पर है, इसमें केक को लेके बनाया गया। प्लम पुडिंग करने का मतलब केक, जो क्रिसमस वगैरह में केक बनता है, बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स ऐसे ऐसे डाला हुआ होता है, और फिर ब्रेड होता है ना। प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज दैट एटम कंसिस्टेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड विद अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सूप। ये चीज़ हो गया, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, और जो ड्राई फ्रूट्स जो होता है ना वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया प्लम पुडिंग मॉडल में। इंपॉर्टेंट जीके रिलेटेड तो क्वेश्चंस क्या हो गया, रॉबर्ट मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट लेटर प्रिसाइजली डिटरमाइन द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा उसका प्रिसाइजली एकदम जो वैल्यू हुआ था वो किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था, तो रॉबर्ट मिलीकेन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ध्यान में रखना है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, और रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बहुत ही पॉपुलर था। डिस्प्रूव द प्लम पुडिंग मॉडल, और ये जब आया ना गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, तो ये प्लम पुडिंग मॉडल को क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया, एंड लीड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, और बताया, और उसी से पता चला एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमको इसमें भी मिल गया।
नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ वर्साटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मेनी ऑफ थिंग्स वी यूज। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया भाई, तो कार्बन होता है, कार्बन से ही सब कुछ बना हुआ है। तो कार्बन इज अ वर्साटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मेनी ऑफ थिंग्स वी यूज। जितना है सब कुछ कार्बन से ही बना हुआ। दिस versatile element of an element is an element whose atom has capability to combining with many other element। इसका कैपेसिटी जो है ना कंबाइन करने का दूसरे एलिमेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा है, तो बड़ा आसानी से मिलकर उसके साथ बहुत सारा चीज़ बना लेते हैं जी। वेन एटम इज टेट्रावैलेंसी, 4 वैलेंसी होता है इसका, टेट्रावैलेंट, 4 लाइक कार्बन एंड सिलिकॉन एक्सेट्रा। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। टेट्रावैलेंसी क्या हो गया, टेट्रावैलेंसी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। टेट्रावैलेंट है मतलब 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, 4 कार्बन है उसका आउटर मोस्ट में। कार्बन एंड सिलिकॉन आर वेल नोन टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता ही है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग देखते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में। Carbon's ability to form a long chain and rings with itself and other elements leads to the vast diversity of organic molecules essential for life। मतलब ये हो गया कि हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो एक तो हो गया कार्बन से रिलेटेड, और कार्बन का जो प्रॉपर्टी होता है ना लॉन्ग चेन बनाने का, उसके थ्रू बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग को देखने को मिलता है। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन ऑल्सो टेट्रावैलेंट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। दूसरा सबसे ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला, एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मेनी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक रॉक्स, मिनरल्स, ये सब सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक सिलिकॉन्स वगैरह बन जाता है। Carbon is a backbone of all major biomolecules including carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acid। ये सब का एक बेस है। कौन भाई, बैकबोन है कौन भाई, तो कार्बन है। The unique bonding properties of carbon allow the formations of wide array of complex structure necessary for life process। लाइफ में बहुत सारा ऐसा चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड हो गया, है ना, ये सब सारा चीज़, और ये किसके थ्रू बना हुआ है, सारा का सारा कार्बन के थ्रू बना हुआ है, और ये कार्बन का बॉन्डिंग प्रॉपर्टी की वजह से क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द, ठीक है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है भाई, तो आउटर मोस्ट सेल में होता है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल जिसको हम लोग बोलते हैं, और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। उसको एनर्जी लेवल ऐसे होता है ना, एटम्स होता है उसके चारों तरफ ऐसा ऐसा बना हुआ होता है, और सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। दीज सेल्स आर ऑफन डिनोटेड बाई द नंबर 1, 2, 3 और लेटर KLM, ऐसे करके डिनोट किया जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम टेंड्स टू गेन, लूज और शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी मतलब एटम्स अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, या तो वो गेन करके कर लेगा, या तो वो लूज करके कर लेगा, और या तो फिर शेयर करके कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तब वो ऑक्टेट और डुएट रूल जो होता है ना, वो हम पहले भी डिस्कस किए हैं। ऑक्टेट और डुएट रूल के जरिए वो अपने आप को स्टेबल बना लेता है, किसके जैसा, नोबेल गैस के जैसा। केमिकल बॉन्डिंग बताई दिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, ये हो गया। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताता है कि कितना अच्छे से रिएक्ट करेगा और कितना अच्छे से प्रॉपर्टीज दे पाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज होगा उसका। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एग्जिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर। सेम ग्रुप में अगर होगा, वर्टिकल कॉलम में जिसको बोल सकते हैं, वर्टिकल कॉलम मतलब ऐसा ऐसा, ठीक है ना, वो सब में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा नंबर सेम होगा पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट का बात करते हैं, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस नेचुरली एग्जिस्ट कैसे करता है, तो P4 में, है ना, कैसे P4 में एग्जिस्ट करता है, तो टेट्राएटॉमिक हो गया क्योंकि वो हो गया हमारा 4 एटम वाला। तो एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज 4, द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज 4 हो गया। द मेन फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस इज द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ बनाने का काम होता है बॉडी में। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ द बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि कैसे बॉडी यूज़ करता है अपना कार्बोहाइड्रेट और फैट। इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द बॉडी टू मेक प्रोटीन्स, प्रोटीन बनाने के हेल्प में, ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर्स ऑफ सेल्स, टिश्यूज एक्सेट्रा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बॉडी के लिए भी फॉस्फोरस। एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम। किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी। तो इसमें P4 था, यानी कि 4 एटम फास्फोरस का मिला, तो उसका एटॉमिसिटी 4 हो गया। मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स यानी कि जिसमें सिंगल एटम्स होता है, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, सारा नोबेल गैस। डायटोमिक में क्या हो गया, जिसमें 2 एटम होता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हैलोजेंस में आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पॉलीएटॉमिक में आ गया जिसमें मोर देन 2 एटम्स होता है, जैसे ओजोन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब सारा चीज़।
वाइट फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल्स, हेंस इट टेट्राटॉमिक नेचर। ये वाइट फास्फोरस भी हमारा टेट्राटॉमिक नेचर होता था, नेचर का ही होता है। रेड एंड ब्लैक फास्फोरस एज पॉलीमेरिक फॉर्म्स विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी कि रेड और ब्लैक वाला जो फास्फोरस होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। प्लेइंग ए की रोल इन एनर्जी ट्रांसफर ATP, ठीक है ना, एंड जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA, DNA RNA ये सब चीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान में रखना है फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई हमारा क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फीजनेबल फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में क्या यूज होता है भाई, तो यूरेनियम 235 ये यूज होता है। is used for fissionable fuel in nuclear power reactors. Uranium is the most widely used in by fuel by nuclear power plants in nuclear fission. Nuclear fission को भी आगे डिस्कस कर लेंगे। The main fuel used in nuclear fissions are deuterium and tritium. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, बोथ हैवी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है ना, न्यूक्लियस क्या होता है, स्प्लिट्स करता है छोटे छोटे पार्ट्स में और बहुत सारा न्यूट्रॉन्स, और फिर वो और भी आगे टूटते चला जाता है और उसके साथ में क्या होता है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होता है। ध्यान में रखना है। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम का अगर बात करते हैं तो जनरली आइसोटोप्स, यूरेनियम हैज सेवरल आइसोटोप्स विथ यूरेनियम 238 बीइंग द मोस्ट अबंडेंट। सबसे ज़्यादा कौन सा भाई, तो यूरेनियम 238 है ना, उसमें से 235 जो है ना वो फीसाइल है, मीनिंग इट कैन सस्टेन अ चेन रिएक्शन, और यही है जो चेन रिएक्शंस को कंप्लीट करते चला जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का बात करते हैं, क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर डिवाइसेस यूज्ड टू इनिशिएट एंड कंट्रोल अ सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस प्राइमरली फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर आपको कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है ना, जो इनिशिएट, चालू करना, कंट्रोल करना न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूटिलाइज द हीट जनरेटेड फ्रॉम कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन टू प्रोड्यूस स्टीम विच ड्राइव्स टर्बाइन कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। ठीक है, उससे जो एनर्जी हो रहा है उसके थ्रू स्टीम क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है ना, और वो स्टीम क्या कर रहा है, टर्बाइन को ड्राइव कर रहा है, मतलब चला रहा है, और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, वो ध्यान में रखना है। प्लूटोनियम Pu-239 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूरेनियम 238 इन रिएक्टर्स। यूरेनियम 238 जो है ना वो रिएक्टर में प्रोड्यूस करता है क्या भाई, तो प्लूटोनियम 239 इज अनदर इंपॉर्टेंट फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन्स एंड सम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, क्या है भाई, तो प्लूटोनियम 239, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो कार्बन का एलोट्रोप नहीं है। तो डायमंड तो है, फुलेरिन भी है, ग्रेफाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और देख लेते हैं इज नॉट अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन। फुलेरिन क्या होता है, सब्सटेंस दैट इंक्लूड नैनो ट्यूब्स एंड बकी बॉल्स। ये फुलेरिन जो होता है ना वो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये C60 के फॉर्म में आता है, मतलब कार्बन का 60 एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है और वो फुटबॉल शेप में होता है, जिसको हम लोग बकी बॉल बोलते हैं, बकमिंस्टर बॉल भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। एलोट्रोप्स क्या होता है, एलोट्रोप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, द एटम ऑफ द एलिमेंट्स आर बाउंडेड टुगेदर इन अ डिफरेंट मैनर, अलग अलग फॉर्म में बना हुआ, तो एलोट्रोप्स हो गया। जैसे कार्बन का एलोट्रोप्स होता है ना, ग्रेफाइट है, डायमंड है, यही सब चीज़ें। डायमंड है, डायमंड इज अ नेटवर्क सॉलिड विच ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4, हर एक क्या है, 4 से कनेक्टेड है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी है। ग्रेफाइट क्या है, एज लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, हेक्सागोनल अरेंजमेंट है ना, द लेयर्स वीकली बॉन्ड होता है, इसलिए दैट्स वाई ये बहुत थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। स्लाइड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे पर सरफेस पर स्लाइड भी कर जाता है। गुड लुब्रिकेंट और कंडक्टर, मतलब सॉलिड लुब्रिकेंट में यूज होता है इसका, और कंडक्टर तो है ही। फुलेरिन क्या हो गया, अरेंज इन स्फेरिकल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बकमिंस्टर फुलेरिन C60 is a well known spherical fullerene. CO2 is a chemical compound consisting of one carbon and covalent double bond to 2 oxygen atoms, is not a pure form of carbon. CO2 जो होता है ना वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं होता है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन के फॉर्मेशंस के थ्रू। अदर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन डिस्कवर्ड मोर रिसेंटली इंक्लूड ग्रेफीन, एक नया भी ढूंढा गया है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेफीन, अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट, एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट है, एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स, सिलेंड्रिकल फुलेरिन्स, ये सब चीज़ भी ढूंढा गया। तो साइंटिस्ट लोग फुर्सत में नहीं बैठते हैं, वो लोग काम करते ही रहते हैं, ढूंढते ही रहते हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज डैश इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम ऑफ द एलिमेंट। तो द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज प्रोटोन इन द न्यूक्लियस। प्रोटोन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, मेसॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होगा, घूमते रहता है, प्रोटोन होता है और मेसॉन्स ये सब भी नहीं है। चलिए, द एटम ऑफ एलिमेंट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटोन इन द न्यूक्लियस of each atom of the element. The atomic number of the element is the number of proton in the nucleus. Atomic number क्या होता है, वही होता है जो number of proton होता है, तो ध्यान में रखना है। मेसॉन क्या है, एनी मेंबर ऑफ ए फैमिली ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। ठीक है, देखिए क्वार्क और एंटी क्वार्क बहुत ही डीप चीज़ है। डीप कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग सब एटॉमिक के भी अंदर चले गए तो हम लोग को क्वार्क और एंटी क्वार्क मिला। Neutron, neutral subatomic particle that is a family of that is a constituent of every atomic nucleus except ordinary hydrogen. हाइड्रोजन को छोड़ के सबका लगभग ये सबatomic particles हो ही जाता है न्यूट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज सबatomic particle. इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जैसे ही बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेंटर में एटॉमिक न्यूक्लियस जो कि डेंस होता है काफ़ी ज़्यादा, है ना, इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच इज़ नो न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर Z से डिनोट किया जाता है, एलिमेंट द नंबर ऑफ प्रोटोन, है ना, एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटोन, जितना प्रोटोन होगा वही एटॉमिक नंबर होगा। न्यूक्लियस ईच एटम ऑफ दैट एलिमेंट्स, इट डिफाइंस द एलिमेंट्स। मास नंबर क्या हो गया, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। अगर प्रोटोन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, मास नंबर मिल जाता है। ध्यान में रखना है ये सब सारा चीज़, है ना। द नंबर ऑफ प्रोटोन डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल्स, ऑल एटम विथ 6 प्रोटोन आर कार्बन एटम। यानी कि जितना भी एलिमेंट है, जितना भी आपको एलिमेंट दिख जाएगा जिसके सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में 6 प्रोटोन होगा वो कार्बन एटम्स होगा। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ घूमते रहता है और यही इंश्योर करता है कि ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। Neutron contributes to the mass of the atom and can influence its stability isotopes. न्यूट्रॉन ही है जो कंट्रीब्यूट करता है मास ऑफ द एटम को, ठीक है, और इन्फ्लुएंस करता है किसको भाई, स्टेबिलिटी को। तो ध्यान में रखना है ये चीज़। अब इतना अगर लिख के बताते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है उसको, तो लिखा हुआ ऑलरेडी है, हम सिर्फ आपको समझा दे रहे हैं ताकि आप आसानी से एक बार पूरा का पूरा कवर करके देखो तो आपको बहुत सारा चीज़ एक ही चीज़ से समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन के थ्रू। दैट्स वाई यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, 20 का 100। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं। व्हाट इज द ओजोन लेयर कंपोज्ड ऑफ। तो ओजोन लेयर क्या होता है, ट्राई ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। ओजोन लेयर इज कंपोज्ड ऑफ ट्राई ऑक्सीजन O3। ओजोन इज ए गैस मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स O3। इट अकर्स नेचुरली इन स्मॉल ट्रेस अमाउंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है ना, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर भी बोल सकते हैं। ओजोन प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू उसको हमको लोगों को बचाता है। ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। ये देख लिए, ठीक है ना, स्टेबल दैन डाई ऑक्सीजन। ये O2 से ज़्यादा स्टेबल है। स्ट्रेटोस्फेयर हमारा एटमॉस्फेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर। सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर लोकेटेड अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड बिलो द मेसोस्फेयर। द ओजोन लेयर इज प्राइमरली फाउंड इन द लोअर पोर्शंस ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत ही खतरनाक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है ये विथ वेवलेंथ शॉर्टर दैन विजुअल लाइट, जिसका विजुअल लाइट से वेवलेंथ काफ़ी कम होता है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशंस कैन हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ज़्यादा मात्रा में यूवी लग जाता है तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ओजोन लेयर्स अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी बी रेडिएशंस फ्रॉम द सन। जो सन से आ रहा है यूवी रेडिएशन उसको वो सोख लेता है। द डिप्लेशंस ऑफ द ओजोन लेयर बाय ह्यूमन मेड केमिकल्स लाइक CFC लीड्स टू इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशन। CFCs के थ्रू क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है ओजोन लेयर का, और जो यूवी रेडिएशंस को बढ़ा दे रहा है जो धरती पर आ रहा है, और जिसके वजह से बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है, चाहे वो इकोसिस्टम हो गया, चाहे वह आप वाटर का जो इकोसिस्टम हो गया वो देख लीजिए, है ना, वो सब चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया ऑन द बेसिस ऑफ मास। ऑन द बेसिस ऑफ मास अमोनिया का बात कर रहे हैं, तो अमोनिया NH3 होता है, ठीक है ना। अमोनिया कितना होता है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना हो गया, 14:3, ठीक है। तो ध्यान में रखना, हाइड्रोजन ऑलवेज कंबाइन इन 14:3 रेशियो बाय मास। अबाउट 80% ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज यूज इन एग्रीकल्चर एज फर्टिलाइजर। तो लगभग 80% अमोनिया जो यूज होता है ना वो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में यूज होता है।
ऑल्सो यूज इन रेफ्रिजरेंट गैस, अमोनिया रेफ्रिजरेंट गैस में यूज होता है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सप्लाईज एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स, एक्सप्लोसिव, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिड्स, ये सब चीज़ के लिए भी ज़्यादा यूज होता है. Ammonia NH3, compound of nitrogen and halogen with the chemical formula NH3. It is a colorless gas with a characteristic pungent odor. अच्छा ऑर्डर नहीं होता है, सड़ा हुआ टाइप का महकता है. मोलर मास क्या होता है? द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज अप्रॉक्सीमेटली 14 ग्राम पर मोल, है ना. एंड द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन H इज अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम पर मोल. एक मोल का कितना मास होगा? दैट इज, तो मोल समझ ही रहे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स. ठीक है ना, ये चीज़. चलिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या हो गया? द लॉ स्टेट्स दैट केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट्री बाय मास. डिफरेंट प्रोपोर्शन करने का मतलब ये हो गया कि आप कहीं से भी अमोनिया उठा लीजिए, कहीं से भी ले आइए, उसमें हमेशा क्या होगा? वो 14:3 के फॉर्म में होगा. जैसे वाटर में H2O होता है तो वो कितना हो जाएगा? 1:8 के फॉर्म में होगा. तो हमेशा ऐसा ही होता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना. चलिए, ये तो यहाँ पर ऐसे ही करके समझाया हुआ है न्यूमेरिकल के बेसिस पर. चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ सुक्रोज मॉलिक्यूल? सुक्रोज मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होता है? तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11. ठीक है ना, C12H22 और O11, ये होता है सुक्रोज का फॉर्मूला. अब इसमें कार्बन कितना है भाई? तो C12, तो 12 हो गया. सुक्रोज मॉलिक्यूल्स कंटेन 12 कार्बन एटम्स, है ना. इज अ डाइसैकेराइड्स कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सब यूनिट्स, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाते हैं तो ये हमको सुक्रोज मिल जाता है. तो ध्यान में रखना है. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब होता है 1:1 से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि 1:2:1 रेशियो में. प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का. डाइसैकेराइड्स क्या होता है? तो डाइसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स सिंपल सुगर यूनिट्स लाइक लिंक टुगेदर, यानी कि 2 सिंपल सुगर जब मिलता है तो वो डाइसैकेराइड्स और बनाता है, जिसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं, लिंक टुगेदर. टेबल सुगर इज कॉमन डाइसैकेराइड, जो बनाता क्या है भाई? सुक्रोज बना देता है. मोनोसैकेराइड्स क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर. सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर कॉमन मोनोसैकेराइड्स विद द केमिकल फॉर्मूला C6H12O6, यानी कि C6H12O6, ये क्या हो गया? यही है हमारा ग्लूकोज भी और यही हमारा फ्रुक्टोज भी, और यही दोनों मिल जाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल जाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल जाता है तो बन जाता है सुक्रोज, है ना. C6H12O6 ये हो गया. चलो भाई, नेक्स्ट में आते हैं. क्या है? सुक्रोज इज फाउंड बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, जिसके वजह से सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है. हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज yields 1 molecules ऑफ ग्लूकोज एंड 1 molecules ऑफ फ्रुक्टोज, है ना. तो 1 molecules ऑफ ग्लूकोज और 1 molecules ऑफ फ्रुक्टोज को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तभी हमको सुक्रोज मिलता है. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो हम लोग कितना सारा क्वेश्चंस पढ़ लिए? हम लोग लगभग 20 क्वेश्चंस देख लिए, और 20 से हम ये गारंटीज के साथ बोल सकते हैं कि 100+ इंफॉर्मेशन आपको मिल गया होगा. ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और ऐसे ही है, हम कोशिश करेंगे जल्दी वीडियो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, लेकिन हम बहुत सारा क्वेश्चंस देने वाले हैं आप लोगों को. ठीक है, बस आप बिलीव रखिए, भरोसा रखिए, उसके बाद देखिए हम क्वेश्चंस को कैसे आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. ठीक है, मिलते हैं फटाक से बहुत जल्द, है ना, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जिसमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे. आरआरबी एनटीपीसी 2025 को इस बार पूरा का पूरा धो डालना है. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.